हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली अभ्यास सीरीज के इस वीडियो में। आज है 25 सितंबर और आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं कि हमारी ये सीरीज़ की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी गई है। तो अगर आप पिछले वीडियोस नहीं देखें तो आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। एक ही जगह पे आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस हुए हैं, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। और प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि ये सीरीज़ जो है और लोगों तक अब पहुँच रही है, और भी लोगों तक पहुँचे जिनको ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका बेनिफिट ले सकें। इसके लिए आपसे यही अपील है। और साथ ही साथ नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके लिए ये सीरीज़ हेल्पफुल है कि नहीं। आप लोगों के कॉमेंट से मैं मोटिवेटेड रहता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ को और बेहतर बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का 25 सितंबर का ये सेशन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द क्योटो प्रोटोकॉल प्राइमरली एम्स टू। बताइए आप, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। बार बार हमने ये डिस्कस किया है क्वेश्चन, और फिर से एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था ये आपका एक इंटरनेशनल ट्रीटी था, ये तो आपको पता है ना। अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जो है ये हुआ था, और जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज़ थे, यानी जो भी कंट्रीज़ जिन्होंने साइन किया था इसको, वो एम कर रहे थे कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जिसको हम GHG बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, इनके एमिशंस को हम जो है कम करें, है ना। और कैसे कम करें? साइंटिफिक कंसेंसस के बेसिस पे, है ना। जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ा कारण क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। जैसे हम CO2 एमिशन करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, हम इसको हम कम करें। और साथ ही साथ जो भी मीथेन है ना, CH4 जैसा मीथेन कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं, इनके एमिशंस को कम करें ताकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रिड्यूस हो। इसको 1997 में अडॉप्ट किया गया था, और 2005 में जो है ये काम करना स्टार्ट किया है। तो याद रखिएगा, 1997 में अडॉप्टेड था और 2005 में ये केम इनटू फोर्स। अगर ये दो टर्म याद रखिएगा, अडॉप्टेड इन 1997, केम इनटू फोर्स इन 2005। ओके, सो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? थर्ड ऑप्शन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। यही क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य था, है ना। मेन ऑब्जेक्टिव यही था, और लिमिट भी करना था, रिड्यूस भी करना था ग्रीन हाउस गैसेस को, खासतौर से इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ के लिए, ऐसे कंट्रीज़ जो डेवलप्ड थे, जहाँ पर औद्योगिकरण हो चुका था, जहाँ पर इंडस्ट्रीज ऑलरेडी सेट हो चुकी थी, ताकि क्लाइमेट चेंज से निपटा जा सके, जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सके। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के कॉन्सेप्ट्स अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो डेली हमारे इन सेशन से जुड़ा करिए, और काइंडली आप अपने क्वेश्चन नंबर लिख के और साथ में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। और ये भी बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। और अब लाइक तो ज़रूर करेंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि डेली अपील आपको इसलिए करता हूँ क्योंकि आपके एक लाइक से जो है ना ये रिकमेंडेड वीडियोज़ में चला जाता है, और इससे और लोग जुड़ जाते हैं सेशन से। तो यही एक चीज़ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी इन एनवायरमेंटल साइंस रेफर्स टू। बताइए, पर्यावरण विज्ञान में वहन क्षमता की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है? अगर हम बात करें एनवायरमेंटल साइंस में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यूनिक क्वेश्चन आपके लिए मैं बनाता हूँ। ये मेरा ही बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी जो है आप जरूर सपोर्ट किया करिए और डेली जुड़ा करिए, क्योंकि आपका भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है यहाँ पे। देखिए, कैरिंग कैपेसिटी जो है ना, ये एक इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी एक इन्वायरमेंट है, एक पर्यावरण है, मान लीजिए इन्वायरमेंट है, हमारे जो पृथ्वी का इन्वायरमेंट है, तो ये जो है ना सपोर्ट करता है बहुत सारे जीवों को, है ना। छोटे छोटे स्पीसीज से लेके ह्यूमंस तक, हर चीज़ जो है हमारे इस पर्यावरण पर ही डिपेंडेंट है। तो इकोसिस्टम को, यानी जो आपकी पारिस्थितिकी तंत्र है, इसको डिस्ट्रॉय किए बिना, इसको हम जो है कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, और बिना नुकसान पहुंचाए कितने इंडिविजुअल्स को, है ना, या फिर कितने स्पीसीज़ को ये सपोर्ट कर सकता है इन्वायरमेंट, है ना। आपका जो इन्वायरमेंट है, मान लीजिए कि ये 1 करोड़ लोगों को सपोर्ट कर सकता है, और यहाँ पर जनसंख्या हो गई है मान लीजिए 2 करोड़, तो फिर वो क्या होगा? वो डिग्रेड होने लगेगा, इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा, पेड़ पौधे कटने लगेंगे। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, जितना वो हैंडल कर सकता है, इसी को हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी, है ना। तो क्योंकि देखिए, जो भी संसाधन हैं, जैसे कि खाना हो गया, पानी हो गया, जगह हो गया, यानी फूड, वाटर, स्पेस, ये सभी चाहिए जीने के लिए, है ना। और सस्टेनेबल तरीके से अगर आपको ग्रो करना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना ही होगा। और एक बार अगर कैरिंग कैपेसिटी एक्सीड हो गई, एक बार जो ये कैरिंग कैपेसिटी है इससे ऊपर आप चले गए, तो इसका मतलब ये है कि पर्यावरण का जो डिग्रेडेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, और इससे क्या होगा? जो रिसोर्स हैं वो डिप्लीट होने लगेंगे, है ना। संसाधन है उनका बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगेगा, डिप्लीशन होने लगेगा, वो ख़त्म होने लगेंगे,
और इस वजह से क्या होगा कि जो स्पीसीज़ हैं इकोसिस्टम में उनको भी नुकसान पहुंचेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। और आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो। देखिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे क्या कह रहा हूँ अभी तक कोई डिस्कस नहीं किया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पृथ्वी अधिकतम कितने लोगों को स्थायी रूप से सहारा दे सकती है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल द अर्थ कैन सपोर्ट सस्टेनेबली इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी, है ना। और जो ये किसी आपदा के बाद पुनर्जीवित होने के पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता, ये नहीं होता है। द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन और रीजन कैन हैंडल, ये नहीं होता है। किसी व्यक्ति की प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करने की क्षमता, ये नहीं होता। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल द अर्थ कैन सपोर्ट सस्टेनेबली। मतलब जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा ये इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, ये कितने मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम स्पीसीज को सपोर्ट कर सकता है बिना हार्म किए, तो इसी को हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन इन इंडिया? बार बार डिस्कस कर रहा हूँ और मैंने बोला है ना कि आपको एक एक क्वेश्चन आपके माइंड में घुसा दूंगा। आप एग्जामिनेशन में जाओगे तो आपको लगेगा कि सारी ही चीज़ें आपको आ रही हैं। अगर आप हमारे डेली सेशन से जुड़ते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं और लिखित गारंटी देता हूं कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको इतना फ़ायदा होने वाला है कि आपका JRF तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्योंकि जब आप सारे ही क्वेश्चंस कवर कर चुके होंगे तो आपके लिए कुछ नया होगा ही नहीं, है ना। तो निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश की? पहला है राधा कृष्णन आयोग, दूसरा है कोठारी आयोग यानी कोठारी कमीशन, तीसरा है मुदलियर आयोग यानी मुदलियर कमीशन, और चौथा है मल्होत्रा कमेटी यानी मल्होत्रा समिति। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? किन्होंने रिकमेंड किया था, किस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि UGC का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए? और ये मैंने कल के आपके सेशन में डिस्कस किया था और ऐसे ही मैंने बता दिया। तो कई बार मैं जो है क्या करता हूँ कि दूसरे क्वेश्चंस डिस्कस करता रहता हूँ और उसके बीच में भी आपको एडिशनल जानकारी देता हूँ और उसमें भी कई सारे आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। तो वैसे ही कल मैंने इसके बारे में बताया हुआ था। तो देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा, अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के बारे में कि किसने जो है इसको रेकमेंड किया था, तो वो होगा फर्स्ट राधा कृष्णन कमीशन। ओके, राधा कृष्णन कमीशन ने रेकमेंड किया था इसको। और अगर हम बात करें कि जो कोठारी कमीशन है, जो मुदलियर कमीशन और मल्होत्रा कमेटी है, तो इन्होंने जो है ना अलग अलग इनका रोल था। इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में कोई रोल प्ले नहीं किया था। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राधा कृष्णन कमीशन। ठीक है, अब राधा कृष्णन कमीशन के बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पर सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। 1948 to 49 में ये आया था और इसने रेकमेंड किया था क्या कि भाई UGC का फॉर्मेशन हो ताकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो इंडिया में है ना, उसके ऊपर जो है हम ध्यान दे सकें, है ना। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर हमारा ध्यान जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राधा कृष्णन कमीशन। राधा कृष्णन कमीशन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो इन्होंने रिकमेंड किया था क्या कि भाई स्टैंडर्ड्स हो, कोऑर्डिनेशन हायर एजुकेशन में मेंटेन हो, पूरे इंडिया लेवल पे एक स्टैंडर्डाइज तरीके से जो है हम उच्च शिक्षा दें। और 1956 में UGC को एस्टैब्लिश किया गया। 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिनका आप एग्जामिनेशन देने वाले हो UGC नेट, तो इनका स्थापना जो है 1956 में हुआ था। और एक रिस्पॉन्सिबल फंडिंग और सुपरविजन ये करता है हायर एजुकेशन का, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में हायर एजुकेशन के, उनके लिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज सेट अप टू प्रमोट टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस? बताइए, भारत में अगर हम तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के बारे में बात करें तो स्वतंत्रता के बाद यानी हमारी आज़ादी जब हमको मिली 1947 में, तो इसके बाद बताइए टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने के बारे में जो है ना कौन से इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया, कौन सी ऐसी संस्था थी जिसका स्थापना किया गया? पहला है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नीपा हम इसे कहते हैं। दूसरा है IITs यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तीसरा है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और चौथा है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च यानी भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। बताइए इनमें से किन की स्थापना हुई टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भारत में? तो देखिए, पहले जो एजुकेशन प्रोवाइड करते थे वो जो भी ब्रिटिशर्स थे उनके हिसाब से बनाया गया सिस्टम था। इंडिपेंडेंस के बाद हमें अपने खुद के ऐसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाने की ज़रूरत थी जो वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूशन हो और जो तकनीक के माध्यम से हमारे देश को विकासशील देश से विकसित देश बनने में मदद करे। तो इसके लिए स्थापना किया गया IITs का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड IITs को इस्टेब्लिश किया गया प्रीमियर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के तौर पर। और इंडिपेंडेंस के बाद आज भी आपको मालूम है कि ये कितना पॉपुलर है IITs पूरे वर्ल्ड में, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, रिसर्च प्रोवाइड करने के लिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में।
पहला आईआईटी जो है वो कहाँ सेट हुआ था? 1951, 1951 में। याद रखिएगा। ओल्डेस्ट आईआईटी कौन सा है? खड़गपुर। ये वेस्ट बंगाल में है, खड़गपुर में जो है ये सेट हुआ था। और इसके बाद दूसरे जो है आईआईटीज़ भी सेट हुए, और बहुत जो है स्पेशली जो है अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की तो उसके लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट माना जाता है आईआईटी। ओके, अब अगला हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन आपको याद रखना होगा, कई बार मैंने आपको बताया भी है। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाली, तो ये स्कूली शिक्षा के किस संरचना में बदलाव पर जोर देती है? देखिए, आप और हम जिस संरचना से पढ़े हुए हैं उसको बदल दिया गया है, उसमें बदलाव किया गया है। तो पहले हम 10+2 में पढ़ते थे, यानी 10+2 का पूरा सिस्टम था। 10th तक ये हाई स्कूल था, +2 आपका जो है इंटर था। लेकिन अब ये 5+3+3+4 हो चुका है ना। सेकंड ऑप्शन का करेक्ट होगा। और आपको फिर से मैं बताता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर लिख के और सामने में ऑप्शन जरूर लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं जो है देखता हूँ कि कितने एक्टिव आप लोग हो। इतना बोलने के बावजूद भी कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो लिखते हैं, लेकिन प्लीज़ लिखा करिए, उससे जो है ये भी पता चलता है कि आपके कितने करेक्ट आंसर हुए, है ना। तो 5+3+3+4 वाला जो सिस्टम है यही इसका करेक्ट होगा। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसने प्रपोज किया एक नया स्ट्रक्चर स्कूल एजुकेशन के लिए। 5 साल किस चीज़ को देना है? 5 ईयर्स देना है। याद रखिएगा, ये बहुत ही डिटेल में आपको बता रहा हूँ। ये फाउंडेशनल एजुकेशन के लिए एक न्यू तैयार करेगा, और ये 3 से 8 साल के उम्र के बच्चों के लिए है ना। फिर 3 साल किस चीज़ के लिए देना है? प्रिपरेटरी एजुकेशन हम जिसे कहते हैं, 3 ईयर्स यानी 3 साल। 5 साल के बाद जो ये 3 साल है, ये प्रिपरेटरी एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, ये 8 से 11 साल के उम्र के बच्चों के लिए है। फिर 11 से 14 साल के उम्र के बच्चों के लिए हमें मिडिल एजुकेशन देना है, मिडिल एजुकेशन। और फिर जो है 4 साल का सेकेंडरी एजुकेशन होगा, 4 ईयर्स का जो है ना ये सेकेंडरी एजुकेशन होगा, यानी 14 से 18 साल के उम्र के लिए। तो ये रिप्लेस कर रहा है जो हमारा ट्रेडिशनल 10+2 का स्ट्रक्चर था उसको, और ये डेवलपमेंटल स्टेजेस के साथ इसको अलाइन किया गया है। आपने पियाजे का जो स्टेज पढ़ा होगा ना, स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो उसी के साथ इसको अलाइन किया गया है। और सर्वांगीण विकास पे इसका ज़्यादा महत्व दे रहा है ये, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, फाउंडेशनल लर्निंग को, ताकि बेसिक्स आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो, स्किल बिल्डिंग पे, ताकि आगे चल के जो है सिर्फ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ना हो बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, और उस प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू आप जो है अपनी जीवन यापन के लिए पैसे भी कमा सकें। तो उसका भी इंतजाम इसी 5+3+3+4 सिस्टम में किया गया। अच्छा, ये 5 जो है इसमें 3 साल तक तो आपको सबसे पहले आपके गांव में जो भी बच्चे होंगे तो उनको आंगनबाड़ी केंद्र पर शिक्षा मिलेगी, और फिर 2 साल जो है आपको स्कूल में फिर ले जाया जाएगा, और फिर ये यहाँ से स्टार्ट होगा 3+3+4 वाला। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। इन द कम्युनिकेशन मॉडल बाय शैनन एंड वीवर, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एनकोडर? बताइए, शैनन और वीवर द्वारा जो संचार मॉडल है इसमें एनकोडर की प्राथमिक भूमिका क्या है? पहला है डिकोडिंग द मैसेज, यानी संदेश को डिकोड करना। दूसरा है ट्रांसलेटिंग द मैसेज इनटू अ फॉर्मेट सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन, यानी संदेश को प्रसारण के लिए उपयुक्त प्रारूप में अनुवाद करना। तीसरा है प्रतिक्रिया प्रदान करना, प्रोवाइडिंग फीडबैक। और चौथा है माध्यम के रूप में कार्य करना, एक्टिंग एज अ मीडियम। देखिए, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, सबसे पहले तो आप अपना क्वेश्चन नंबर लिख के क्वेश्चन नंबर 6 और इसके सामने जो कौन सा करेक्ट आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में अभी कभी मेंशन कर दीजिए, और काइंडली लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हैं और अगर लेट जुड़े हैं इस सेशन से, तो आपको बता दूं कि इसी टाइप के जो सेशंस हैं वो डेली हम लेके आते हैं इसी चैनल पे, तो प्लीज़ डेली जुड़ा करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और बहुत कम समय में डिस्कस करते हैं। शैनन एंड वीवर मॉडल के बारे में बात करें तो ये एक तरफा मॉडल था, है ना। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये एक तरफा मॉडल है, 1 वे मॉडल था ये, और इसमें जो है फीडबैक का कोई मैकेनिज्म नहीं है। नॉइज़ को पहली बार इंट्रोड्यूस इसी मॉडल में किया गया था। अच्छा, इस मॉडल में ये कह रहे हैं कि बताइए एनकोडर का प्राइमरी रोल क्या है। तो जो एनकोडर होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे आप अपने मन में कोई विचार रख रहे हो जिसे आप संदेश के रूप में भेजना चाहते हो, तो उस विचार को आप शब्दों में गढ़ोगे ना, उसको आप क्या करोगे, मैसेज भेजने के लिए एक फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में कम से कम उसको ट्रांसलेट करोगे। तो संदेश को प्रसारण के लिए उपयुक्त प्रारूप में अनुवाद करना ही एनकोडर का काम होता है ना। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिख दिया हो। और देखिए, मैं आपको बता दूं, शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है, इसमें एनकोडर का रोल जो है यही होता है, सेंडर के थॉट और इन्फॉर्मेशन को एक मैसेज के रूप में लाना, उसे कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू भेजना। तो मीडियम जो है ये चैनल होता है, याद रखिएगा, ये चैनल होता है।
और फीडबैक का मैकेनिज्म तो इसमें होता ही नहीं है, वो स्क्रैम्स मॉडल में पहली बार आया था, याद रखिएगा। जो स्क्रैम्स मॉडल है इसमें पहली बार जो है ये प्रतिक्रिया का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और मैसेज को एनकोड हम इस तरीके से करते हैं कि रिसीवर उस चीज़ को समझ सके, जैसे वर्ड्स में, साउंड्स में, सिंबल्स में, ताकि उसको ट्रांसमिट करना ईजी हो जाए स्पीच, राइटिंग और डिजिटल सिग्नल्स के जरिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच रिसर्च मेथडोलॉजी इन्वॉल्व सिस्टमेटिकली स्टडिंग अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इवेंट और ग्रुप इन डेप्थ टू गेन इनसाइट्स। बताइए किस शोध पद्धति में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए किसी विशेष व्यक्ति, घटना या समूह का व्यवस्थित रूप से गहराई से अध्ययन करना शामिल है। पहला है फेनोमेनोलॉजी यानी घटना विज्ञान, दूसरा है केस स्टडी, तीसरा है रेवंश विज्ञान यानी एथनोग्राफी, और चौथा है मेटा विश्लेषण या मेटा एनालिसिस। बताइए कौन सा रिसर्च मेथोडोलॉजी है जिसमें आप सिस्टमेटिकली क्या करते हैं, किसी भी एक इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के बारे में, या फिर कोई ऐसा इवेंट हो गया उसके बारे में, या फिर कोई ग्रुप है उसके बारे में इन डेप्थ आप जो है ना इनसाइट्स गेन करना चाहते हैं, बहुत ही गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं किसी एक चीज़ को लेके। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर लिख के और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं 5 सेकंड के लिए वेट करता हूं। तो आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर लिख दिया होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केस स्टडी, सेकंड, है ना। केस स्टडी क्या है, एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, एक गुणात्मक अनुसंधान का जो है प्रक्रिया है, और इसमें क्या होता है, इन डेप्थ एग्जामिन करते हो आप किसी एक सिंगल सब्जेक्ट को, बहुत ही गहराई से, है ना, गहन अध्ययन करते हो उसका, और कोई भी कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है तो उसको जो है बहुत ही गहराई से स्टडी करते हो। ये डिटेल डेटा देता है आपको किसी भी कॉन्टेक्स्ट के बारे में, ताकि आप उसको बहुत ही व्यापक तौर से समझ सको किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को। इस मेथड का हम यूज़ करते हैं किस किस फील्ड में, तो सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में, फिर आपको सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, सोशल साइंसेज जिसे हम कहते हैं उसके क्षेत्र में, और जो हमारा बिजनेस रिसर्च है इसमें भी हम करते हैं, ताकि हम केस स्टडी के जरिए देखते हैं कि कंपनीज ने पहले क्या मिस्टेक्स किए हैं और उन मिस्टेक्स से कैसे हम सीख सकते हैं, है ना। रियल वर्ल्ड सेटिंग्स में चूंकि ये चीज़ें होती हैं और उस चीज़ को हम एक्सप्लोर करते हैं, तो इससे आगे हम अपने जो भी आने वाले डिसीजंस हैं उनको और बेहतर करने में मदद लेते हैं इससे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच मॉडल इन टीचिंग एम्फेसाइजेज द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज। बताइए शिक्षण में कौन सा मॉडल समस्या समाधान गतिविधियों के माध्यम से आलोचनात्मक सोच और निर्णय लेने के कौशल के विकास पर जोर देता है। पहला है आपका समस्या आधारित शिक्षा, जिसे PBL या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग भी कहते हैं। दूसरा है महारत सीखने का मॉडल, मास्टरी लर्निंग मॉडल। तीसरा है प्रत्यक्ष निर्देश मॉडल यानी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल, और चौथा है फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। तो बताइए इनमें से जो है कौन सा करेक्ट होगा, कौन से जो है मॉडल में आप क्या करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल को बेटर बनाना चाहते हैं। तो इन सभी में अगर हम बात करें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल, कैसे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट, है ना। तो फर्स्ट में आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग यानी समस्या आधारित शिक्षा, इसमें आप क्या करते हैं, ये एक लर्नर सेंटर्ड पेडागोजिकल मॉडल है ना। ये शिक्षार्थी केंद्रित है और इसमें कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को आप लेते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं उसको लर्निंग के लिए। स्टूडेंट्स जो है वो आलोचनात्मक सोच, डिसीजन मेकिंग, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। सिर्फ जो है नॉलेज को वो पैसिवली गेन नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर जो है बच्चे एक्टिव रहते हैं, है ना। एक्टिव होकर चीज़ों को समझते हैं, खुद ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग भी हम इसे कहते हैं। ये अप्रोच हेल्प करता है प्रैक्टिकल स्किल्स को और बेहतर बनाने में, ज़्यादा गहन तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में, और लर्नर्स को इनकरेज करता है कि वो सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करें, ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को। आप कह सकते हैं कि सर फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल भी तो एक लर्नर सेंटर्ड ही है। बिल्कुल है, फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल भी एक लर्नर सेंटर्ड मेथड ही होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। तो फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या करते हैं आप, जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है वीडियोस के माध्यम से, मॉड्यूल्स के माध्यम से, आप घर पे पढ़ते हैं और क्लास में आके उसका डिस्कशन और डिबेट होता है, और फिर आप जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी के थ्रू नहीं होता है, बल्कि ये होता है समस्या आधारित शिक्षा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन हैज द मोस्ट डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन ह्यूमन रेस्पिरेटरी हेल्थ। बताइए निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण का मानव श्वसन स्वास्थ्य पर सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है। बात हो रहा है श्वसन स्वास्थ्य क्या, यानी आपके जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है, आप सांस लेते हैं तो आप लंग्स से जो है सांस लेते हैं, है ना। तो उस लंग्स को इफेक्ट करने वाला जो पोल्यूशन है वो कौन सा मेनली होता है। पहला आपके पास जल प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा है मृदा प्रदूषण या सॉइल पोल्यूशन, और चौथा है ध्वनि प्रदूषण या नॉइज पोल्यूशन। करेक्ट आंसर आपको क्वेश्चन नंबर लिख के और इसके सामने लिखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9, और सामने में जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है।
अगर अभी अभी आप जुड़ रहे हैं सेशन से तो स्टार्टिंग से इस सेशन को देखिए और ज़रूर लाइक करिए इस वीडियो को। आपके लाइक करने से ये रिकमेंडेड सेक्शन में चला जाता है यूट्यूब के, और ज़्यादा लोग जो है इससे जुड़ते हैं जिनको ज़रूरत होती है इस टाइप के वीडियोज़ की। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो है ना वो डायरेक्ट और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करता है हमारे जो मानव श्वसन तंत्र है उसको, ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है इसको। और ये कैसे होता है, आप हार्मफुल सब्सटेंसेस को इनहेल करते हैं। अगर आप दिल्ली वगैरह में रहते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर PM 2.5 और PM10 का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा डेंजरसली हाई लेवल पे चला जाता है। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम CO कहते हैं वो भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, है ना, और जो सरफेस लेवल ओजोन होता है, ये सभी जो है आपके श्वसन तंत्र को खराब कर सकते हैं। ये पॉल्यूटेंट्स जो है आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। जैसे क्या क्या होता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, देखिए अस्थमा, है ना, दमा भी जिसे कहते हैं, फिर ब्रोंकाइटिस, ये सभी जो है आपके सांस रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसे हम COPD भी कहते हैं, है ना, और फिर ज़्यादा दिन तक अगर इसका एक्सपोजर हो या ज़्यादा महीनों तक एक्सपोजर हो तो सीवियर हेल्थ कंडीशन भी हो सकता है, आपका हेल्थ बहुत ख़राब भी हो सकता है। इससे हार्ट की भी समस्या हो सकती है और साथ ही साथ लंग कैंसर तक की समस्या हो सकती है। इसीलिए जो है एयर पोल्यूशन इसका करेक्ट होगा। एयर पोल्यूशन डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है जो मानव श्वसन तंत्र है उसको, ह्यूमन रेस्पिरेटरी हेल्थ है उसको जो है ये इफेक्ट करता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया हो। अब आज के हम आखिरी प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की मान्यता के लिए जिम्मेदार है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया? तो बात हो रहा है यहाँ पर एक्रेडिटेशन के, ठीक है। पहला है आपके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, दूसरा है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन NBA, तीसरा है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, और चौथा है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर लिख के, और सबसे पहले तो आप इसका करेक्ट आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में जाके। आई एम वेटिंग फॉर 5 seconds एंड देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो इसमें दो चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। कई लोग तो सारे ही ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑफकोर्स देखिए टेक्निकल एजुकेशन है तो ये सिर्फ टेक्निकल पे ही जोर देता है ना, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो देखिए ये टेक्निकल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के बारे में सिर्फ बात नहीं हो रहा है, बल्कि उच्च शिक्षा के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में बात हो रहा है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन को फोकस कर रहा है। और हायर एजुकेशन में टेक्निकल के अलावा भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, सोशल साइंसेज होता है ना, और साइंस होता है, तो ये नहीं होगा। अगला है आपका नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, NAAC हो सकता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। अब जो मेनली कंफ्यूजन है वो आपका NBA और NAAC में है, क्योंकि दोनों में एक्रेडिटेशन आ रहा है और आप जो है इन दोनों को जो है कंफ्यूज करके और गलत ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे एग्जामिनेशन में। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का मेनली क्या रोल है, ये लुक आउट करता है जो भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर, एक्रेडिट नहीं करता है, बल्कि जो अगर उनको फंडिंग की ज़रूरत है तो फंडिंग देता है ना, तो ग्रांट्स वगैरह के ऊपर ध्यान देता है और साथ ही साथ स्टैंडर्ड मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये नहीं होगा, इन दोनों में कन्फ्यूजन है। तो आपको बता दूं, देखिए NBA या नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन जो है ना, इसका फोकस होता है प्रोग्राम एक्रेडिटेशन पे, टेक्निकल और प्रोफेशनल डिसिप्लिन्स में सिर्फ, यानी इंजीनियरिंग में ये काम करता है, इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, फार्मेसी में और आर्किटेक्चर में। लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारे फील्ड होते हैं ना, लॉ होता है ना, उसमें भी हायर एजुकेशन होता है ना, फिर सोशल साइंसेज के फील्ड्स हैं उनमें भी होता है। तो इसलिए जो है NBA नहीं होगा, है ना। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है ये इंस्टीट्यूशनल एक्रेडिटेशन देता है, और ये ओवरऑल क्वालिटी यूनिवर्सिटी की कैसी है, कॉलेज जो है उनकी क्वालिटी कैसी है उसके ऊपर, और ये एक्रेडिट करता है पूरे इंस्टीट्यूशन को, जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, सभी डिपार्टमेंट सभी कोर्सेज को एक्रेडिट करता है। गवर्निंग बॉडी अगर हम देखें तो NAAC काम करता है UGC के अंदर, याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंदर में ये काम करता है, और NBA काम करता है AICTE के अंदर, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अंदर। तो ये भी चीज़ ध्यान देने वाली है। और ये जो है ना क्राइटेरिया भी इनके अलग अलग बनी हुई है। जैसे NBA जो एक्रेडिट करता है तो वो ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे करता है, जबकि NAAC जो है ना ये इवेलुएट करता है इंस्टीट्यूशंस को, अलग अलग क्राइटेरिया, जैसे करिकुलर एस्पेक्ट्स हो गया, गवर्नेंस हो गया, टीचिंग लर्निंग मेथड हो गया, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट सपोर्ट, इनोवेशन और इंस्टीट्यूशन वैल्यूज़ हैं, इन सभी के ऊपर। और ये इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करता है, इंडिविजुअल प्रोग्राम के ऊपर फोकस नहीं करता। तो इन दोनों में यही अंतर है। और ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, NAAC इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप कि बहुत डिटेल में हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया हो, और ये हमारा सेशन आपको पसंद आया हो। सारे ही आंसर्स यहाँ पर मेंशन है। और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर इस क्लास का PDF आपको मिल जाएगा।
और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और डेली क्लास का PDF जो है ये क्लास होने के कुछ ही घंटों में मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आंसर्स भी मैंने अब मेंशन करना स्टार्ट कर दिया है इन सेशंस लास्ट में, ताकि आपको हेल्प मिल जाए बाद में अगर इन क्वेश्चंस को आप जो है सॉल्व कर रहे हैं तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। और प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और साथ ही साथ अपने स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और बताइए कि कैसा लग रहा है हमारा ये प्रयास, आपको अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही जो है बेहतरीन सेशंस हम जारी रखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।